आप टीवी देख रही होगी। यहाँ पर क्या स्थिति है, आप घर का ध्यान रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हो। ऐसा करते हुए मनोज वीर गति को प्राप्त हुए। मनोज को लेह में ही पता लग गया था कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है और यहाँ पर आतंकवादी अपनी गतिविधियों में काफ़ी संलग्न हैं। जैसे ही हमारी टुकड़ी कोई उधर से निकलती थी वो दिन में मार गिराते थे। इस तरीके से हमारी काफ़ी कैजुअल्टी हमारे सैनिकों की, हमारे वीरों की वहाँ पर हुई। मुहिम को स्वीकार किया। मुहिम कठिन थी। दुश्मन 18,000 फुट की ऊंचाई पर बैठा था। हम बिल्कुल, हमारी सेनाएं सब नीचे थी। मनोज ने साहस बटोर करके और अपने जवानों को ललकारते हुए सबसे पहले रात भर चढ़ाई करके और सुबह पहला बंकर नष्ट किया 6 बजे। अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का, जो उनका सेना में जाने का उद्देश्य था, कि जब वो सेना में गए थे तो अधिकारी ने पूछा था कि सेना में क्यों जाना चाहते हो, तो बिल्कुल दृढ़ता से मनोज ने कहा था कि परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। पढ़ाई में सबसे अव्वल रहा करते थे। घर में बैठ कर के कभी पढ़ते नहीं थे, खेलते रहते थे, लेकिन कभी पढ़ाई में फर्स्ट डिवीज़न से कम नहीं आए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में फिर उनका हमने एडमिशन करवाया। कारगिल युद्ध उन वीर सैनिकों की वीर गाथाओं से भरा हुआ है जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश की रक्षा की। उन्हीं में शामिल थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में दुश्मनों के दांत इतने खट्टे किए कि घायल होने के बावजूद दुश्मनों के 4 बंकरों को पूरी तरह तबाह किया और 3 जुलाई 1999 को शहादत पाई। 60 दिन से ज़्यादा चले इस युद्ध में तमाम सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन मनोज कुमार पांडे ने वो वीर साहस दिखाया जो दुश्मनों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पिता गोपी चंद पांडे जी। हम जानते हैं आखिर मनोज कुमार पांडे में खासियत क्या थी, उनके बचपन का जीवन क्या था और जिस तरह से ये युद्ध हुआ उस दौरान क्या जानकारियाँ इनको मिली। आपका बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पर। सबसे पहले हम जानेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। जब ये शुरू हुआ 3 मई से चरवाहों को जब पता चला कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं कारगिल की चोटी पर, सेना को सूचना मिली, उस वक्त मनोज कुमार पांडे कहाँ थे? उस समय मनोज सियाचिन बॉर्डर से लौट करके छुट्टी पर घर आए थे फरवरी में। यहाँ से इनको मार्च में जाना था। मार्च में अपनी छुट्टी व्यतीत करके 1 महीने की जब लेह पहुँचे तो लेह से ही इनको पता लगा कि कुछ आतंकवादी जो श्रीनगर से लेह को रोड जाता है उसको क्षति पहुंचाने का उनका पूरा मंशा है और वो ऐसा कर सकते हैं।
क्योंकि मनोज को ड्यूटी करते हुए 2 साल हो गया था। अब इनको, इनकी पूरी पलटन को पीस पर पूना जाना था। फील्ड पर 2 साल पूरे होने के बाद एक नियम सेना का होता है कि उसको फील्ड से पीस पर भेजा जाता है और गतिविधियाँ जिससे उनकी आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनोज को लेह में ही पता लग गया था कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है और यहाँ पर आतंकवादी अपनी गतिविधियों में काफ़ी संलग्न हैं। मनोज की आधी टुकड़ी जा चुकी थी। इनके बहुत सा सामान इनका अपना भी जा चुका था, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए मनोज ने 5 मई से इस अभियान में गए। लखनऊ की पहली कैजुअल्टी सुनील जंग की वहीं पर हुई, जो मई में ही हुई। मनोज बराबर लड़ते रहे। 2 महीने की लड़ाई के बाद में सबसे कठिन मुहिम जो थी वो खालूवाड़ चोटी थी, जिसको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पूरी तरीके से ऊपर चढ़ करके और घेर रखा था, जिस पर 47 पाकिस्तानी मौजूद थे, जिनके पास में गोला बारूद, खाने पीने का सामान आने वाले 3 महीने के लिए उपलब्ध था। Has been destroyed. You are surrounded on all sides, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. Fire! जो भी टुकड़ी हमारी उधर मुहिम पर जाती थी, क्योंकि वो 18,000 फुट की ऊंचाई पर बैठे हुए थे, हमारी सेनाएं नीचे थी। जैसे ही हमारी टुकड़ी कोई उधर से निकलती थी, वो दिन में मार गिराते थे। इस तरीके से हमारी काफ़ी कैजुअल्टी हमारे सैनिकों की, हमारे वीरों की वहाँ पर हुई। ये मुहिम मनोज को सौंपी गई कि आप ऊपर जा कर के और इन आतंकवादियों को मारें और इनको वहाँ से भगाएं, जिससे कि हमारे रास्ते खुल सकें। मनोज ने अपने साहस का परिचय दिया और अपनी एक छोटी टुकड़ी, जिसमें 10 जवान थे, 11वें मनोज थे, इन्होंने इस मुहिम को स्वीकार किया। मुहिम कठिन थी। दुश्मन 18,000 फुट की ऊंचाई पर बैठा था। हमारी सेनाएं सब नीचे थी। मनोज ने साहस बटोर करके, और मैं वहाँ पर कारगिल युद्ध जब समाप्त हो गया था, तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो एक पत्थर की ऊंट के नीचे दिन भर रहते थे और रात में वहाँ से करीब 2 किलोमीटर पर इनका कैंप था। वहाँ से गोला बारूद इकट्ठा करते थे और वहीं पर रात में अपना काम करते थे। पानी का, बर्फ़ का झरना था, उसको पार करके उनको जाना पड़ता था। लेकिन इसकी सब परवाह न करते हुए उन्होंने अपने पूरे साहस का परिचय दिया और उस मुहिम पर जाने के लिए अपने जवानों को तैयार किया।
2 जुलाई की शाम को 2 जुलाई 1999 की शाम को मनोज उस मुहिम पर गए और शाम को 6 बजे से उन्होंने चढ़ाई चालू की। विधि का विधान था, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मनोज का हेलमेट चढ़ते समय गिर गया था, जिसको ऊपर से नीचे से ऊपर उठा करके लाना संभव नहीं था। मनोज ने अपना पूरा साहस का परिचय दिया और अपने जवानों को ललकारते हुए सबसे पहले रात भर चढ़ाई करके और सुबह पहला बंकर नष्ट किया 6 बजे। 9 बजे दूसरा बंकर नष्ट किया, 11 बजे तीसरा बंकर नष्ट किया। जब तीसरा बंकर नष्ट करके बाहर निकले तो चौथे बंकर से गोली आई और मनोज के सिर में लगी। सिर फट गया क्योंकि हेलमेट लगा नहीं था। उन्होंने पूरे साहस का परिचय दिया। साहस का परिचय देते हुए अपने जवानों को ललकारते हुए कि किसी को छोड़ना नहीं है, लहूलुहान हो गए। साहस का वहाँ पर भी परिचय उन्होंने दिया क्योंकि उनके पास अब कारतूस ख़त्म हो चुके थे, केवल एक ग्रेनेड बचा था और उनके पास उनकी अपनी एक खुकरी होती है जो हर गोरखा के पास होती है, वो मनोज के पास भी थी। और वो चौथे बंकर में कूद गए और कूद करके उसी बंकर में उनको काट करके और बाहर निकल आए। तब तक काफ़ी खून बह चुका था, बचने का और कोई विकल्प नहीं था। वहीं पर वो बैठ गए पत्थर की ऊंट पर और फिर उठ नहीं पाए। उनकी बॉडी को 3 जुलाई के बजाय 4 जुलाई को उठा मिला, जब मनोज वहाँ पर शहीद हो चुके थे। मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने जीवन का, अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का, जो उनका सेना में जाने का उद्देश्य था, कि जब वो सेना में गए थे तो अधिकारी ने पूछा था कि सेना में क्यों जाना चाहते हो, तो बिल्कुल दृढ़ता से मनोज ने कहा था कि परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। तो अधिकारी दंग रह गए थे कि ये लड़का, इतना छोटा लड़का, और ये कह क्या रहा है। उन्होंने साहसपूर्वक फिर कहा, अवसर दिया जाए, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, मुझे अवसर दिया जाए, मैं उसको जीवित ला करके दिखाऊंगा। ऐसा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो आज उनके न रहने के बाद भी इतिहास में उनका पूरा नाम हो गया, जिसका पूरे भारतवर्ष को भी गर्व है और मुझे भी गर्व है। बिल्कुल, तो मैं इतनी देर से बहुत ध्यान से आपको सुन रहा था और आपके हौसले को सलाम है, जिस हौसले से आपने पूरे घटनाक्रम को, उस यादों को एकदम जीवंत कर दिया कि किस किस समय क्या हुआ। सबसे पहले हम एक बात इसमें ये जानना चाहेंगे, जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में आपकी मनोज पांडे से बात हुई, कभी फ़ोन आया हो कि जब वो पहाड़ी पे, दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे, बर्फीली चोटियों पे चढ़ रहे थे, उस दौरान फ़ोन आया हो कि अब हम जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई, दुश्मनों से मुकाबला करने का? उस समय मोबाइल का कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। मनोज जब यहाँ से
फरवरी 1999 में अपनी ड्यूटी पर गए थे तो उन्होंने एक लैंडलाइन फ़ोन लगवाया था कि मम्मी कभी कभी आपसे बात हो जाया करेगी। ये सौभाग्य हम लोगों को बहुत कम प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ से फ़ोन करना इतना संभव नहीं था। बहुत दूर जा कर के ये सुविधाएं उनको वहाँ पर उपलब्ध थीं, इसलिए बहुत कम ऐसा होता था। लेकिन 2 बार उनका फ़ोन अवश्य आया और वो उनकी माँ के द्वारा रिसीव किया गया। उनसे सिर्फ उन्होंने यही कहा कि मम्मी आप टीवी देख रही होगी, यहाँ पर क्या स्थिति है। आप घर का ध्यान रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हो। ऐसा करते हुए मनोज वीर गति को प्राप्त हुए। ये कहीं ना कहीं गर्व के साथ एक भावना से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक पिता के लिए इस चीज़ को आज भी 24 साल के बाद भी उस चीज़ को याद करना कहीं कितना कठिन हो सकता है, हम समझ सकते हैं। कहा जाता है पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। तो मनोज जब पैदा हुए, सीतापुर के रूड़ा गांव के आप लोग हैं, वहाँ पैदा हुए हैं, तो जब पैदा हुए बचपन का जीवन कैसा था उनका? वो जब 2.5 साल के थे तब हम उनको गांव से लखनऊ ले आए थे, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कमज़ोर थी। हम यहाँ पर लखनऊ में रहते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फिर मनोज को यहाँ ला करके विद्यालय में, छोटे से विद्यालय में एडमिशन करवाया। मनोज के गुण, मनोज का साहस, मनोज का आत्मबल ये विद्यालय को भी ज्ञात है, जिस विद्यालय में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मनोज पढ़ाई में सबसे अव्वल रहा करते थे। घर में बैठ कर के कभी पढ़ते नहीं थे, खेलते रहते थे, लेकिन कभी पढ़ाई में फर्स्ट डिवीज़न से कम नहीं आए। ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में फिर उनका हमने एडमिशन करवाया। 5वां पास करने के बाद 6ठे से उनका एडमिशन हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी योग्यता का पूरा परिचय देते हुए पहली बार में, पहले आवासीय परीक्षाएं भारत सरकार के द्वारा होती थी, जिसमें बच्चा यदि पढ़ने में अच्छा है तो उसको भारत सरकार द्वारा नैनीताल, चंडीगढ़ और देहरादून जैसे बड़े विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार भेजती थी। ऐसा सौभाग्य मनोज को प्राप्त हुआ। मनोज ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में से वो परीक्षा इलाहाबाद से दिया, और ये उनके विद्यालय का एक रिकॉर्ड है कि मनोज ने उस परीक्षा को पहली बार में ही पास कर लिया, जिसका उस विद्यालय को आज भी बहुत लाभ है। आज भी
उस विद्यालय में मनोज का सम्मान है। मनोज के सम्मान में विद्यालय के प्रबंधक ने मनोज के लिए बहुत कुछ किया है, जो एक ऐतिहासिक है। लेकिन मनोज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसमें आत्मबल इतना था कि ये विधि का विधान है कि उनका एडमिशन चंडीगढ़, देहरादून, नैनीताल होना था। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उसी साल यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का उसमें एडजस्ट किया गया। मनोज का एडमिशन उसी भारत सरकार के खर्च के ऊपर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ सरोजनी नगर में एडमिशन हुआ। यहाँ से उन्होंने कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया, हर चीज़ में आगे रहे। आज ईश्वर की कृपा से उस विद्यालय का नाम मनोज पांडे के नाम से है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एक पिता के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। मनोज पांडे का शुरू से झुकाव सेना की तरफ था, देश के लिए था, या कहीं और उन फील्ड वो चुनना चाहते थे और सेना की तरफ आ गए? मनोज का चुनाव झुकाव कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीवन वो है जो दूसरे के लिए जिया जाए, इस टाइप के उनके बचपन के विचार थे। और ये अवसर उनको यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में जा कर के मिला, क्योंकि जब वे वहाँ पर पहुँचे तो ये पढ़ने में इतना तेज़ थे, पीटी वगैरह में इतना तेज़ थे, हर चीज़ में इतना आगे रहते थे कि प्रिंसिपल ने इनको बुला करके और स्कूल का कैप्टन नियुक्त किया। मनोज ने उसका विरोध किया, बोले मैं यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। सर मैं कैप्टन नहीं बन सकता, मैं प्रशिक्षण प्राप्त करने आया हूँ, राजनीति से हमसे कोई मतलब नहीं होगा। कहीं कैसी बातें करते हो, लोग तरसते हैं कैप्टन बनने के लिए। सर मैं कैप्टन नहीं बनूंगा, मुझको प्रशिक्षण चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए हम आए हैं यहाँ। लेकिन ज़बरदस्ती इंटर तक प्रिंसिपल ने उनको वाइस कैप्टन बना रखा था। वो इतने तेज़ थे, इतना आगे रहते थे हर काम में, हर मीटिंग में बड़े बड़े अधिकारी आते थे, कर्नल जनरल आते थे। उस मीटिंग में मनोज की उपस्थिति प्रिंसिपल के द्वारा रहती थी, जिसका पूरा लाभ मनोज ने अपने बुद्धि और कौशल से उठाया। और जब उन्होंने इंटर किया तो इंटर करने के बाद अब जीवन में कुछ न कुछ तो चुनना था, तो उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय और एनडीए 2 जगह से फार्म भरा। वित्त का विधान है, दोनों का कॉल लेटर एक ही दिन एक ही पोर्ट में लाया। चुनाव करना कठिन था कि बेटा इंजीनियरिंग पढ़ेगा या आर्मी में जाएगा। परिवार की स्थिति ये थी कि हमारे परिवार में कोई भी सेना में नहीं गया था, इसलिए परिवार के लोग
इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मनोज की माँ उनको एक स्त्री समझें, एक देवी समझें। मनोज उनसे बहुत प्यार करते थे। माँ से कहा कि मम्मी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एनडीए जाएं और वहाँ पास हो जाएं, इसलिए मुझे ये परमिशन आप दें कि हम वहाँ इम्तहान दे आवें बनारस। 67 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ से बनारस के इंटरव्यू के लिए एनडीए के लिए गए। वित्त का विधान है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। उन 67 बच्चों में क्लियर अकेले मनोज पास हुए। बाकी 3 बच्चे और आए थे जो 6 महीने के बाद में आए। इस टाइप का मनोज का प्रशिक्षण रहा और उनकी जीवन बिल्कुल कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए भी ये बड़ा डिसीज़न लेना एक कठिन था कि एक ही दिन कॉल लेटर आते हैं इंजीनियरिंग के लिए और आर्मी के लिए, और उसमें चुनना कि हमको बच्चे को कहाँ भेजना है, और वो भी एक 20-22 साल के बच्चे को भेजना, नौजवान लड़के को भेजना, ये कहीं ना कहीं परिवार के लिए भी कठिन डिसीज़न था। तो ये डिसीज़न पारिवारिक सामूहिक रूप से लिया गया या किसी एक व्यक्ति का डिसीज़न था? ये डिसीजन उनकी माँ का था। माँ का डिसीज़न था, तो जाहिर बात है माँ और बेटे में प्रेम ज़्यादा होता है, और जैसा कि आपने बताया माँ से ज़्यादा प्रेम था और माँ के डिसीज़न पे वो गए और उन्होंने वही नाम, माँ के नाम को ऊंचा किया, धरती माँ के नाम को, भारत माँ के नाम को भी वो अपनी माँ के साथ ही ऊंचा किया। अब हम बात करें सेना में जिस तारीख को ये घटना हुई है 3 जुलाई को, तो आपके पास सूचना कब और कैसे पहुंची? मेरी एक छोटी सी दुकान थी निषाद गली पे, मैं वहाँ रहता था। पत्नी हमारी घर पे रहती थी। वो एक गृहिणी थी। उन्हीं के पास में 2 बजे कमिश्नर, डीएम और कुछ सेना के अधिकारी उनके पास आए थे। उन्होंने बताया था ऐसा ऐसा हो गया। कमिश्नर डीएम के थ्रू आपको पता चला, उसके बाद बाकी प्रक्रियाएं हुई। परमवीर चक्र का जब घोषणा की गई परमवीर चक्र मिलेगा, तब कैसा महसूस हुआ? पहला रिएक्शन आपका क्या था? वो तो भैया देखिए, जो व्यक्ति का लक्ष्य है ये एक रिकॉर्ड है उनका। इस टाइप का इंटरव्यू किसी का है नहीं। मैं खड़गवासला गया जब मनोज की कैजुअल्टी हो चुकी थी, जहाँ से मनोज ने 3 साल प्रशिक्षण प्राप्त करके जवाहरलाल विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल की थी। मनोज की एक प्रतिमा खड़गवासला में, पुणे में परेड ग्राउंड के सामने लगाई गई है, जिसको जो भी कैडेट ये 2 परेड करने के लिए आएगा तो बिना मनोज के सलूट के अंदर न जाएगा न बाहर आएगा। इस टाइप से वो प्रतिमा लगाई गई है। वहाँ के कमांडेंट ने लगवाई थी।
उसके उद्घाटन में हम गए थे, तो कमांडेंट ने हम दोनों को अपने कार्यालय बुलाया। बोले इतने देर विद्यालय खुले हो गए, एनडीए चलते हुए, इस टाइप का इंटरव्यू किसी का है नहीं कि जिसने कहा हो कि आपको परमवीर चक्र चाहिए। ये अलग है बिल्कुल, इसकी कोई मिसाल नहीं है। इंडिया में भी बहुत कुछ बना है मनोज के नाम से, बहुत बड़ी बिल्डिंग है एक, वो मनोज के नाम से कर दी गई है, जो परेड ग्राउंड के सामने है। कहीं ना कहीं मनोज वीर थे, बहादुर थे, साहसी थे, उसमें अटूट आत्मबल था। मनोज में डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यदि आप खुश रहें तो वो अपने प्राणों को तुरंत आपके लिए न्यौछावर कर देंगे, इस टाइप के उनकी सोच थी। मनोज के साहस, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल की झलक वहीं से दिखती है कि जब चोटी पे आखिरी बंकर वो तबाह करने जा रहे थे और आखिरी सांसें चल रही थी, तो आखिरी लफ्ज़ भी यही थे कि छोड़ना नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी तरह घायल थे और उसके बाद अपने सैनिकों को और अपनी टुकड़ी को वो ललकार रहे थे कि छोड़ना नहीं, तो कहीं ना कहीं ये उनके साहस का परिचय ही था कि आखिरी समय भी इस तरीके का कौशल वो दिखा रहे थे। बात करते हैं 26 जुलाई की। 26 जुलाई की वो तारीख़ है जब आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने कारगिल विजय की घोषणा की थी। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 26 जुलाई क्या लगता है आपको कितना लोगों को याद रहा है? ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज तारीख़ है, सामूहिक रूप से सरकारी दस्तावेज में दर्ज तो है ही है, साथ साथ में मातृभूमि की जो भी व्यक्ति ये तो भारतवर्ष में पैदा हुआ है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि को कभी ना भूलें, अपने दायित्व को कभी पीछे ना हटें। उनके मन में आज भी वो जज्बा, वो जोश है, और जिसका प्रशिक्षण हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम कर करके सरकार भी उसमें सहयोग करती है और समाज भी उसको अच्छे ढंग से लेता है। सरकार से आपको सुविधाएं कोई मिल रही हैं, कोई समस्याएं? सरकार से हमको कोई किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है, हमारी कोई आवश्यकताएं नहीं हैं। हमारी सिर्फ ये आवश्यकताएं हैं कि आप जिस ढंग से रहें, सुखी रहें, एक हो कर के रहें, अपने को लेकर के चलें, अपना बना कर के चलें, देश का सम्मान करें। एक होकर रहें, सबका एक लेके चले और देश का सम्मान करें। 26 जुलाई की तारीख जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाई ज़रूर जाती है, लेकिन आम लोगों को वो तारीख याद नहीं रहती है। जब सरकारी कोई कार्यक्रम होता है तब उनको पता चलता है कि आज कारगिल विजय दिवस है। ऐसे में आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग अपने आप उसको याद रहें और लोग देश से डायरेक्ट कनेक्ट हों? सरकार थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रयास करती है। पहले ये शहीद स्मारक के पास में जो कारगिल विजय वाटिका बनाई गई है, ये लखनऊ में नहीं थी। मैंने प्रयास किया, उस समय मेयर शर्मा जी थे, हमने उनसे आग्रह किया कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि साल में एक कार्यक्रम लखनऊ में भी हो।
उन्होंने कहा, पांडे जी हम प्रयास करते हैं, देखते हैं कोई जगह मिलती है तो। उस जगह को उन्होंने ढूंढा, कारगिल शहीदों की 5 प्रतिमाओं का अनावरण करवाया। नगर निगम के द्वारा ये कार्यक्रम हर वर्ष 26 जुलाई को किया जाता है, जिसमें सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जाता है। काफ़ी बच्चों को भी बुलाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है और शहीद परिवारों को वहाँ सम्मानित भी किया जाता है, जो देश को एक अच्छा संदेश जाता है। आखिरी सवाल और संदेश हम आपसे चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो युवा सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या उन सैनिकों के लिए जो देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे। ये हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम मातृभूमि की रक्षा के लिए जो भी कर सकते हैं, जिस ढंग से भी कर सकते हैं, करें। ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि यदि हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि हमने यदि भारतवर्ष में जन्म लिया है तो इस कर्तव्य को हमको करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पिताजी गोपीचंद पांडे जी, जिनका साफ तौर पर संदेश है कि युवाओं को अपने देश के लिए प्रण लेना चाहिए कि एक बने, नेक बने, सब खुश रहें और देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों का न्यौछावर करना पड़े तो उसमें भी पीछे ना हटें। सैयद आगिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।